इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। आज हम जो है हमारे MPC 001 मीन्स जो हमारा MA साइकोलॉजी का फर्स्ट सब्जेक्ट है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, लर्निंग एंड मेमोरी, उसके जो है वो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। गाइस, जैसे मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि टाइम हमारे पास बहुत ही थोड़ा बचा है, तो मैंने कोशिश की है कि जो हमारा ब्लॉक 1 है उसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूं। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि इजी से इजी लैंग्वेज में और ऐसी लैंग्वेज में इनको नोट्स को बनाया है कि आपको वन टाइम ही रीड करने से ही आपके दिमाग में जो है वो चीज़ें स्टोर हो जाएं। और हम ये तो हमारी टैग लाइन ही बन चुकी है कि जब भी हम कुछ पॉइंट्स में करते हैं तो वो हमारे जो ब्रेन में है वो स्टोर हो जाता है, इसलिए जो चीज़ें हैं वो पॉइंट्स में डिस्कस की जाएंगी। तो बिना आप टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि टाइम गाइस हमारे पास कम है, आप सभी जानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लेते हैं डिस्क्राइब कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल CIPM ऑफ लर्निंग। गाइस, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए एग्जाम में, कई बार तो अकेला आया है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और कई बार किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ इसको क्लब करके पूछा गया है, जैसे डिस्क्राइब प्रिंसिपल्स ऑफ cognitive information processing या simply principles of cognitive processing and the model of cognitive information processing, दोनों को कंबाइन करके क्लब करके इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या ये सबसे पहले देखो, मेमोरी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, हम ये सोच ही नहीं सकते कि मेमोरी के बिना लर्निंग पॉसिबल है। लर्निंग तभी पॉसिबल है अगर वी आर कैपेबल टू मेमोराइज समथिंग, ओनली देन लर्निंग इज पॉसिबल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लर्निंग अकर्स व्हेन देयर इज एसोसिएशन बिटवीन न्यू एंड स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इन द मेमोरी। लर्निंग कब अकर होती है? जब जो हमने न्यू चीज़ सीखी और जो हमारे ब्रेन में पहले से स्टोर है, दोनों में एसोसिएशन जब होती है तब हम मानते हैं कि जो लर्निंग है वो हैपन हुई है, अकर हुई है। इन द ICP, ये गाइस ICP नहीं है, ये CIP है, कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल जो हम कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, उसमें लर्निंग अकर्स, उसमें कैसे लर्निंग अकर होती है? सबसे पहले व्हेन इंफॉर्मेशन एंटर्ड इन द ब्रेन, सबसे पहले जब इंफॉर्मेशन एंटर करती है फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट। हमें पता है ये कहाँ से आती है इंफॉर्मेशन, लेकिन आउटर इन्वायरमेंट मीन्स ये हमारे ब्रेन में कैसे जाती है? थ्रू सेंसेस इन द फॉर्म ऑफ एज इनपुट टू द ब्रेन। ब्रेन को इनपुट की फॉर्म में जो एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन सबसे पहले जो है वो सेंसेस के थ्रू हमारे ब्रेन में एंटर करती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, स्टोर होती है इन द मेमोरी, और उसके बाद जो हमें आउटपुट मिलती है उसे हम कहेंगे अ फॉर्म ऑफ लर्न कैपेबिलिटी, और तब हम कहेंगे कि जो लर्निंग है वो अकर हुई है। गाइस, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में कि चीज़ों में रेपिटेशन बहुत है। अगर आप इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का कंसेप्ट समझ लें तो जितनी भी थ्योरीज़ हैं उसमें वही सारी बातें मैंने देखा है कि घुमा फिरा के रिपीट करी गई हैं कि ब्रेन में जो है वो इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग कैसे होती है, और ये मॉडल भी हमारा उसी से ही रिलेटेड है। फर्दर पॉइंट देख लेते हैं। लर्निंग इज व्हाट इज हैपनिंग व्हेन आवर ब्रेन रिसीव इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड इट, मोल्ड इट मीन्स प्रोसेस इट, कि उसमें कुछ चेंज लेके आता है, एंड स्टोर इट। सेम ही बात है, ये भी फिर से वर्डिंग को इंटरचेंज किया है, वो बात सेम ही बताई गई है कि लर्निंग को कब माना जाए कि लर्निंग हुई है? जब अगेन जब ब्रेन ने क्या किया, इंफॉर्मेशन को रिसीव किया, उसको रिकॉर्ड किया, उसके बाद उसको प्रोसेस किया और देन उसको स्टोर कर लिया, और जब भी ज़रूरत हो उसको रिट्रीव कर सकते हैं हम, ये हमें फैसिलिटी दे दी। जब ये सारी प्रोसेसेस होंगी ब्रेन में तब हम मानेंगे कि लर्निंग जो है वो हैपन हुई है। फर्दर देख लें, 3 स्टेजेस ऑफ लर्निंग मेमोरी प्रोसेस, जहाँ इसको हम 3 स्टेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि गाइस हमने पहले ही बोला है जो लर्निंग है दैट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट मेमोरी, और मेमोरी तभी बनेगी जब किसी ना किसी तरह की इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में प्रोसेस होगी। तो ये जो स्टेजेस हैं इनको हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टेजेस भी बोल सकते हैं और लर्निंग मेमोरी प्रोसेस की स्टेजेस भी बोल सकते हैं। देखते हैं वो स्टेजेस, अगेन वही चीज़ें रिपीट होने वाली हैं आपके सामने। लर्निंग इज बेस्ड ऑन प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन आवर ब्रेन। बार बार किया हमने, जब से स्टार्ट हुई है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, आई थिंक तभी से हम यही चीज़ें कर रहे हैं।
फर्दर जो है प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल, ये सारा कुछ आता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में। और यही जो है मेन जो 3 है स्टेप्स हैं ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। फर्स्ट इज एनकोडिंग, देन स्टोरेज एंड देन रिट्रीवल। एनकोडिंग में क्या होता है आपको पता है, इनिशियल लर्निंग ऑफ इंफॉर्मेशन। इनिशियल जो हमने पढ़ा है कि इन्वायरमेंट में सेंसेस के थ्रू ब्रेन में एंटर होती है, वो सारा कुछ आएगा एनकोडिंग में। गैदरिंग एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, फिर उसको एनकोड करके मीन्स उसमें कुछ चेंज करके प्रोसेसिस करके ब्रेन को वो रिप्रेजेंट कर दी। देन स्टोरेज, मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन ओवर टाइम, इंफॉर्मेशन को टाइमली जो है वो मेंटेन करना और उसको होल्ड करके रखना, दैट इज द एबिलिटी, और आप कह सकते हो दैट इज द वर्क ऑफ स्टोरेज पार्ट ऑफ द ब्रेन। देन बात करते हैं रिट्रीवल की। ये तीनों जो है आपने अच्छी तरह याद कर लेना है, एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल। गाइस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो ये तीनों चीज़ें आपने उसमें डिस्कस करनी ही है, चाहे कोई थ्योरी भी आपको आती है तो ये तीनों तो आपने डिस्कस करनी ही है। ये 3 प्रोसेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, दैट इज ESR को आप याद कर ही लो, एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल। तो रिट्रीवल देख लें, इसको भी बहुत बार कर चुके हैं। रिट्रीवल देन क्या है, एबिलिटी टू एक्सेस इंफॉर्मेशन व्हेन नीडेड, ठीक है। जब भी ज़रूरत पड़े तो गाइस कुछ भी करने का, लर्न करने का, कुछ भी एक्टिविटी करने का फ़ायदा ही क्या है जब उसको हम कहीं भी मतलब ज़रूरत पड़ने पे यूज़ ही ना कर पाएँ। तो रिट्रीवल वही है, एबिलिटी है ब्रेन की कि जो भी हमने सीखा है उसको रियल सिचुएशन में जब कभी भी हमें ज़रूरत पड़ जाए तो उसको रिकॉल कर सकें, उसको बुला सकें वापस, ऐसे कह लो सिंपल वर्ड्स में। गेटिंग द इंफॉर्मेशन बैक और रिकॉल इट व्हेन नीडेड, जब भी ज़रूरत हो। फर्दर देख लेते हैं ये गाइस हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कोग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, उसी के पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देन क्या है, लर्निंग इज व्हाट इज हैपनिंग व्हेन आवर ब्रेन रिसीव्स इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड इट, मोल्ड इट एंड स्टोर इट। आई थिंक ये फिर से पेज रिपीट हो गया, ये सेम ही पेज है जो हमने कर लिया है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने ये प्रोसेसेस ख़त्म कर ली, इसके साथ ही हमारी CIP मॉडल जो है वो ख़त्म होता है, ठीक है। CIP मॉडल में फिर हमने देखा हमने क्या क्या किया, हमने सिंपल इसमें लर्निंग का बता दिया, लर्निंग मेमोरी का थोड़ा सा रिलेशन बता दिया और थोड़ी सी बता दिया कि ब्रेन में जो है वो जो इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग कैसे चलती है वो बता के, उसके बाद आपने इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के ये तीनों मेन स्टेप्स जो है वो डिस्कस कर देने हैं और उसके बाद जो है आपका ये CIP मॉडल यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। देन हम देख लेते हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्राइब ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन विद एग्जांपल्स, ठीक है। इसको हमने डिस्कस करना है, मैंने कोशिश की है एग्जांपल्स जो हैं वो साइकोलॉजी से ही रिलेटेड रखी हैं ताकि समझने में थोड़ा सा और हमें ईजी हो जाए। तो चलो इसको फटाफट से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये है क्या चीज़, टैक्सोनॉमी क्या है, ये ब्लूम सर जो हैं ये कौन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि बेंजामिन ब्लूम वॉज एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। वो एजुकेशन के फील्ड में साइकोलॉजी की क्या इम्पोर्टेंस है उस पर उन्होंने काम किए हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी was originally published in 1956 in a paper titled टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ब्लूम जी ने जो है, ब्लूम सर हैं, उन्होंने जो है उनकी एक बुक आई थी जिसका नाम था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। उसमें सबसे पहले उन्होंने बात करी थी ब्लूम टैक्सोनॉमी की, ठीक है। अब देख लेते हैं व्हाट इज टैक्सोनॉमी। द वर्ड टैक्सोनॉमी डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स, दैट इज टैक्सिस एंड नॉमस। टैक्सिस का मीन्स है अरेंजमेंट, ठीक है, किसी भी चीज़ को अरेंज करना, स्टेप वाइज लिखना या ऑर्गेनाइज वे में लिखना। और नॉमस जो है उसका मतलब है लॉ। तो दोनों को मिला दे तो हमारे पास बनेगा देयरफॉर टैक्सोनॉमी मीन्स अ लॉफुल एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ की अरेंजमेंट जब हम कर दें उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। लॉफुल मीन्स कि किसी पर्टिकुलर लॉ को फॉलो करते हुए, पर्टिकुलर नॉर्म्स को फॉलो करते हुए जब हम किसी चीज़ को अरेंज कर देते हैं, दैट इज टैक्सोनॉमी। बट देन ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है? ब्लूम टैक्सोनॉमी इज अ, फिर ये क्या हो गया? ब्लूम टैक्सोनॉमी इज अ लॉफुल एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है गाइस। तो ये फिर किसकी अरेंजमेंट है, किसकी ऑर्डरली अरेंजमेंट है ऑफ एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स।
विच आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, कुछ नॉर्म्स फॉलो किए, वो नॉर्म्स यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू देयर कम्प्लेक्सिटी, कम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग जो है वो हमने लर्निंग, जो हमारे एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको जब अरेंज कर दिया तो उनको नाम दे दिया ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। चलो हम फटाफट से देख लेते हैं ये है क्या। बेंजामिन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स गाइस क्या है, देखो इसको सिंपली समझो। हमने कोई भी टॉपिक पढ़ना शुरू किया, हमने मान लो यही जो हम प्रेजेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो दिमाग में कहीं ना कहीं बातें रहती हैं कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो ये है, अगर इसको आप मेन मोटिव देख लो तो ये है कि हमने एमए साइकोलॉजी में एडमिशन लिया है और हमने ये टॉपिक कवर करना है। ठीक है, ये तो आ गया आपका मेन बड़ा वाला ऑब्जेक्टिव। लेकिन अगर आप करंट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आपके माइंड में यही बात आ रही है कि इसलिए कर रहे हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट है, और अगर एग्जाम में आ जाए तो इसी अकॉर्डिंग हम इसको समझ के एग्जाम में इसको अटेम्प्ट कर पाए, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसी तरह से एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं कि अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों में कौन सी ऐसी एबिलिटीज डेवलप होनी चाहिए आफ्टर लर्निंग, उसी को जो है कम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग जो अरेंज करके बताया वो थे बेंजामिन ब्लूम, और उन्होंने इस अरेंजमेंट को ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अकॉर्डिंग टू द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स उसको नाम दे दिया ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। आई थिंक आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, और गाइस नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट में पूछा करो। आप पूछते नहीं हो गाइस, ये चीज़ें मुझे मोटिवेट करेंगी फर्दर जो है मैं दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी काम करूँ। ठीक है, मैं काम कर रही हूँ, MPC 006 पे भी काम चल रहा है, 5 पे भी काम चल रहा है। लेकिन गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं फर्दर अच्छे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपके सामने लेके आऊँ। तो देख लेते हैं टेक्सोनॉमी क्या है। ये डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन्स है मेन। इसमें एक कॉग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है और एक साइकोमोटर डोमेन है। इन डोमेन्स के अकॉर्डिंग इन्होंने जो है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं। लेकिन क्योंकि जो है हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, दैट इज़ आर कॉग्निटिव डोमेन को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और क्योंकि हमारी वीडियो भी एग्जाम ओरिएंटेड है, हमने वही क्वेश्चन उठाने हैं जो एग्जाम में आ रहे हैं फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, तो इसलिए हम इसका यही वाला जो डोमेन है उसी को ही डिस्कस करेंगे। मोस्टली इसी पे क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी। तो स्टार्ट करते हैं। कॉग्निटिव डोमेन, इट इज़ कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। कॉग्निटिव वर्ड आ गया तो वहाँ पे इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी तो होगी, उसकी डेवलपमेंट तो होगी। अब गाइस ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, इसमें एक बात मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि ये जो फिलॉसफी है, ये जो हमारे फादर ऑफ नेशन जिन्हें हम मानते हैं महात्मा गांधी जी, उनकी भी फिलॉसफी में रहा है कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो मेंटली भी कुछ सीखें, मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग भी हों, इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी बने और फर्दर इंडिपेंडेंट भी बने, फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी बने। मीन्स कि फिजिकली भी उनको जहाँ कोई स्किल सीखें या फिजिकली भी अच्छे से डेवलप हों। ठीक है, किसी भी एजुकेशन से बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट निकल के आनी चाहिए। इसको जो है वो एम्फेसाइज करती है फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो उन्होंने 3H का फॉर्मूला भी दिया है। 3H मीन्स कि जो हेड की इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए, हार्ट की इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए, हैंड की भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। मीन्स 3H मीन्स कि उसकी मेंटल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, इमोशनल भी होनी चाहिए और साथ के साथ फिजिकल डेवलपमेंट भी रहनी चाहिए। ये था 3H मॉडल और इसी पे भी कहीं ना कहीं बेस्ड है जो ये डोमेन्स हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इट इज़ कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज में रहनी ही रहनी है क्योंकि वी आर डिस्कसिंग कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, तो कॉग्निटिव जो है वो ब्रेन से रिलेटेड है। तो इससे जो क्या होता है, ये फिर डोमेन जो है इससे क्या मतलब क्या ऑब्जेक्टिव माना जाता है इस फील्ड के अंदर कि बच्चों की है जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है वो डेवलप होनी चाहिए, उससे ये कंसर्न है कॉग्निटिव डोमेन। फर्दर कॉग्निटिव डोमेन इज द कोर ऑफ लर्निंग डोमेन। ठीक है, कोर कह लो कि इसको सबसे मेन माना जाता है। नो डाउट कि बाकी दोनों अफेक्टिव साइकोमोटर भी जरूरी हैं, लेकिन कॉग्निटिव जो है इसको वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो माना गया है। नेक्स्ट कॉग्निटिव साइकोलॉजी कोर हो गया। देन
देयर आर 6 लेवल्स ऑफ कोग्निटिव डोमेन, ठीक है। पहले तो है टेक्सोनोमी जो है वो 3 डोमेन्स में बटी हुई है, कोग्निटिव, अफेक्टेड एंड साइकोमोटर। और देन फर्दर जो कोग्निटिव डोमेन के अंडर जो है हमारे 6 लेवल्स हैं, ठीक है, 6 लेवल्स हैं। और इन्हीं को जो हम बार बार बोल रहे हैं, इन्हीं को हमने लोएस्ट टू हाईएस्ट जो है अरेंज करा हुआ है अकॉर्डिंग टू इट्स कम्प्लेक्सिटी। जो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि टेक्सोनोमी क्या है, इज द अरेंजमेंट ऑफ समथिंग अकॉर्डिंग टू सम नॉर्म्स, अकॉर्डिंग टू सम रूल्स। और यहाँ पे रूल क्या रखा है, कम्प्लेक्सिटी ऑफ द लेवल्स या कम्प्लेक्सिटी ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो देख लेते हैं हम ये 6 लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं। ये आप देख लो डायग्राम, लेवल्स ऑफ कोग्निटिव डोमेन, 6 लेवल्स ऑफ कोग्निटिव डोमेन। ये ऐसे लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ बढ़ रही है इसकी कम्प्लेक्सिटी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले नॉलेज रहेगा, फिर कॉम्प्रिहेंशन होगा, फिर एप्लीकेशन रहेगी, एनालिसिस रहेगा, सिंथेसिस रहेगा और इवैल्यूएशन। गाइस ये पॉइंट एज इट इज इसी सीक्वेंस में आपको याद करने हैं। याद क्या करने हैं, इसको समझ लोगे साथ के साथ तो ऑटोमेटिकली आपको याद रहने ही वाले हैं। तो चलिए फिर इसको 1 बाय 1 करते हैं। नॉलेज क्या है, ठीक है। अगेन मैंने चीज़ें जो हैं वो पॉइंट में ही डिस्कस करी हैं, क्योंकि पॉइंट में डिस्कस करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं और ब्रेन में ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर रहती हैं। यही हमारा मेन जो है फंडा है, इसी को लेके चल रहे हैं हम। नॉलेज फिर क्या है, इट इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ कोग्निटिव डोमेन। लोएस्ट मीन्स ऐसा नहीं है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लोएस्ट मीन्स कि इससे स्टार्टिंग हो रही है कोग्निटिव डोमेन की, सबसे नीचे जो है इसी से स्टार्टिंग हो रही है। तो लोएस्ट जो है वो लोएस्ट इन केस ऑफ कम्प्लेक्सिटी कह रहे हैं हम, ठीक है। इट इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ कोग्निटिव डोमेन, that is knowledge. It is defined as the remembering of previously learned material, ठीक है। इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि बच्चे को कुछ भी पढ़ाने से पहले उसको जो प्रीवियसली थोड़ा बहुत उसके रिगार्डिंग में कुछ नॉलेज है, उससे ये रिलेटेड है, उसके रिगार्डिंग उसको क्या याद है, ठीक है। नेक्स्ट, it includes रिकॉलिंग और रिकॉग्निशन ऑफ आइटम्स, आइडियाज, थ्योरीज एटसेट्रा, ठीक है। तो फिर अगर हम उससे रिलेट कर रहे हैं कि पहले से क्या याद है, गाइस आपने देखा भी होगा क्लास में, ये वन ऑफ द रूल है कि कोई भी अच्छा टीचर जो है वो डायरेक्टली जाके मतलब क्लास में ब्ला 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 करके अपना टॉपिक स्टार्ट नहीं कर देगा। वो पहले एक बच्चों के साथ रैपो डेवलप करेगा, बच्चों को उस लेवल तक लेके आएगा कि बच्चों के मन में भी हाँ वो मतलब एक बेस बन जाए कि जो मैम करा रही है हाँ वो हम ज़रूर लर्न कर सकेंगे, क्योंकि वो टीचर पहले जो आज पढ़ाने जा रहा है उसको जो बच्चों को प्रीवियसली पढ़ा है उससे पहले रिलेट करता है, उसके बाद जो है वो अपना जो मेन टॉपिक स्टार्ट करता है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कह लो कि कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी अच्छे टीचर की, कि वो जो है प्रीवियस नॉलेज बच्चे की चेक करता है, उसको रिलेट करके उसके बाद अपना जो है वो टॉपिक डिलीवर करता है, ठीक है। तो इसमें वो बच्चे को कैसे मतलब इसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जैसे मान लो कि सिंपली मान लो तो लिस्ट द नेम ऑफ योर फ्रेंड्स, ऐसे कह लो, ठीक है। कि बच्चों को कह दिया आपने कि अपने फ्रेंड्स के नाम की कोई लिस्ट बनाओ, ठीक है। जहाँ अपने जो है आपके फेवरेट फूड्स का नाम लिख दो, ठीक है। जहाँ ऐसी प्लेसेस को लिखो, उनके नाम लिखो जहाँ पे आपने विजिट किया है। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल ले लें, हम साइकोलॉजी से रिलेट करके एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेंगे, नेम एनी 3 कोग्निटिव एबिलिटीज़ और मेंटल एबिलिटीज़ ऑफ ब्रेन, ठीक है। मान लो मैं आपको कोग्निटिव साइकोलॉजी स्टार्टिंग से ही हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो आज जब मैंने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ानी है, ये भी कहीं ना कहीं कोग्निटिव एबिलिटी से ही रिलेटेड है, क्योंकि हम इसका कोग्निटिव डोमेन ही पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको सिंपल रिलेट करने के लिए स्टार्ट करने से पहले ये पूछ सकती हूँ कि नेम एनी 3 कोग्निटिव एबिलिटीज़ और मेंटल एबिलिटीज़ ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो इसमें जो है वो लर्निंग वर्ड्स कैसे आ सकते हैं। नेम आ सकता है, लिस्ट आ सकता है, ठीक है। लिस्ट करो, नेम करो या रीनेम करो किसी चीज़ को। लेकिन इसमें डायरेक्टली आपने ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछने कि हाँ जी खड़े हो जाओ और डिफाइन करो व्हाट इज़ कोग्निटिव साइकोलॉजी। कोई डायरेक्टली बच्चे को पॉइंट आउट करके बोल दे कि हाँ जी फटाफट उठ जाओ और मुझे डेफिनेशन बता दे, फिर बच्चा वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। तो वो बुकिश जो थिंग्स है उसको याद करने की
याद करने की मतलब वहाँ पे कोशिश करने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना। ये तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट में उसके साथ रैपो डेवलप करनी है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा उसे कंफर्टेबल कराना है, उसको ये फील करानी है कि नहीं मुझे पहले से ही कुछ ना कुछ आता है और उसी के रिगार्डिंग हमने आज एडवांस पढ़ना है। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें रहेंगे। आई होप आपको समझ आ रही है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं जो सेकंड स्टेप आ गया हमारे इस डायग्राम में देखा था हमने जो, वो दैट इज कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन क्या, सबसे पहले नॉलेज चेक कर ली बच्चों की प्रीवियस की, उनको क्या क्या पता है, उसके बाद आ जाता है हमारा पॉइंट कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन क्या है? इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मटेरियल और द कंसेप्ट। किस कॉम्प्रीहेंशन गाइस पता है आपको क्या चीज़ है? किसी चीज़ को कॉम्प्रीहेंड करना, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो ये फिर कैसी एबिलिटी होगी जिसमें हम एक कंसेप्ट को, मटेरियल को, आइडिया को अंडरस्टैंड करते हैं। इट इज़ द लिटिल हायर लेवल देन नॉलेज, ठीक है। ये नॉलेज से बाद में आ रहा है, तो इसका लेवल जो है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी में देखा जाए तो इसका लेवल थोड़ा ज़्यादा है। द स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स आर, इसमें आप कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, इसमें कैसी लर्निंग आउटकम्स आपको मिल सकती है कि आप बच्चों को पूछ सकते हो एक्सप्लेन समथिंग, डिस्क्राइब समथिंग, ठीक है। लेकिन आप कब पूछ रहे हो? जब आपने जो है वो उसको पढ़ा दिया, ठीक है, और अब जो है कंसेप्ट उसको जो है वो अंडरस्टैंड उसने कर लिया। तो अब ऐसे क्वेश्चन पूछना कोई गलत बात नहीं होगी कि explain something, describe something, give original example, interpret, discuss, summarize, ऐसे जो हैं वो क्वेश्चन, या ऐसे जो हैं वो लर्निंग आउटकम्स इसमें रहेंगी। तो अगर हम एग्जांपल लें साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो मैं आपको पूछ सकती हूँ एक्सप्लेन द टर्म्स परसीविंग, रीजनिंग एंड रिमेम्बरिंग। तो आप कुछ भी यहाँ पे एग्जांपल अपने बना सकते हो, लेकिन इन्हीं वर्ड से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन होने चाहिए। नेक्स्ट जो लेवल आ गया हमारा अंडर कोग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम साइकोलॉजी, दैट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या रहेगी? एप्लीकेशन इज द एबिलिटी टू यूज लर्न कंसेप्ट इन न्यू एंड कंक्रीट और रियल लाइफ सिचुएशंस, ठीक है। कुछ भी पढ़ा गाइस, अगर उसको अप्लाई नहीं करना आया तो वो पढ़ा हुआ सारा वेस्ट है, ठीक है। मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स जितनी पढ़ाई करते हैं, ठीक है, ये सारा कुछ पढ़ के अगर फर्दर उनको मतलब पेशेंट को डायग्नोज ना करना आया, उसको ट्रीटमेंट देना ना आई, तो उसकी सारी जो पढ़ाई है वो दैट इज फुल्ली वेस्टेड है। तो इसलिए एप्लीकेशन का जो है स्टेप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूजिंग सम नॉलेज इन अ न्यू सिचुएशन, दैट इज एप्लीकेशन। और इसके साथ रिलेटेड जो आउटकम्स हैं वो कैसी रहेंगी? लर्निंग आउटकम्स आर टू डिस्कवर, हम बच्चे को बोल सकते हैं प्रोड्यूस समथिंग, रिलेट दिस थिंग विद दैट थिंग, सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, यूज एंड, वर्ड मुझे ही नहीं समझ आ रहा, यूज एंड प्रिडिक्ट। हाँ, इसको यूज करो किसी कंसेप्ट को किसी चीज़ में, या फिर उसको प्रिडिक्ट करो कि ये जो हमारे सामने जो सिचुएशन दी हुई है, चाहे बच्चे को डायग्राम के फॉर्म में दी हुई है, पिक्चर के फॉर्म में दी हुई है, उसको प्रिडिक्ट करो, फर्दर अप्लाई करो एंड देन उसको डिमॉन्स्ट्रेट करो। ऐसे जो हैं वो लर्निंग आउटकम्स आप इसमें यूज कर सकते हो। ये सारी चीज़ों की बच्चे कैपेबल होने चाहिए अगर वो इस लेवल तक बच्चे ने एक्वायर कर लिए हैं। तो अगर साइकोलॉजी से रिलेटेड इसकी एग्जांपल देखें तो वो होगी, वेयर डू वी अप्लाई परसेप्शन, रीजनिंग एंड रिमेम्बरिंग इन आवर रूटीन एक्टिविटीज़। ये मैं आप लोगों से पूछ सकती हूँ, या कोई भी हमारा साइकोलॉजी टीचर जो हमें पढ़ा रहा है वो हम ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गाइस यू कैन पुट एनी एग्जांपल अकॉर्डिंग टू यू, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए करा है, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी एग्जांपल को इसमें जो है वो लिख सकते हो। जैसे ठीक है, यहाँ का लर्निंग आउटकम वाला मैंने अप्लाई वर्ड चूज करके ये वाला क्वेश्चन बनाया। नेक्स्ट जो इसमें फोर्थ लेवल है दैट इज एनालिसिस, एनालाइज करना है। एनालाइज गाइस, इसको अगर सिंपल वर्ड्स में देखें, एनालाइज का मतलब होता है चीज़ों को पार्ट्स में डिवाइड करके उनको समझना। चलो देखते हैं ये क्या है। इट इज़ द एबिलिटी टू ब्रेकिंग थिंग्स और मटेरियल इनटू पार्ट्स टू अंडरस्टैंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट्स। ठीक है, चीज़ों को एज अ होल ना देख के उसको पार्ट्स में डिवाइड करके देखना और फर्दर ये समझना कि सारे पार्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कैसे बने हैं सारे पार्ट्स, एंड फर्दर ये भी देखना कि जो पार्ट्स हैं उनका आपस में जो है वो रिलेशन क्या है। नेक्स्ट इसमें जो आप कैसे लर्निंग आउटकम हमारी निकलेगी इसमें, जैसे हम बच्चों को
पूछ सकते हैं क्लासीफाई समथिंग, ब्रेक डाउन दिस प्रोसेस इनटू पार्ट्स, ठीक है। जब सिंप्लीफाई समथिंग, कोई एक बड़ी सी सिचुएशन दे दी, उसको सिंप्लीफाई करने को बोल दिया, इलास्ट्रेट करने को बोल दिया, फर्दर किसी भी चीज़ को डिवाइड करने के लिए बोल दिया, सब डिवाइड करो इसको, देन डिफ्रेंशिएट करने को बोल दिया, ठीक है। उसको दो आपने टॉपिक बढ़ा दिए, उसके बाद आपने उनसे पूछ लिया अब इसको डिफरेंशिएट करके बताओ, तो वो दोनों टॉपिक्स का एक एक पॉइंट उठाएंगे और दोनों को कंपेयर करके चीज़ें बताएंगे। दैट कम्स अंडर एनालिसिस। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। डिफरेंशिएट बिटवीन मेंटल प्रोसेसेस एज परसीविंग एंड रिट्रीविंग। परसीविंग और रिट्रीविंग को डिफरेंशिएट करो अकॉर्डिंग टू यू। ऐसे क्वेश्चन बच्चों से पूछे जा सकते हैं इसमें। ये उनके लर्निंग जो है आउटकम इसमें से निकलेगी फ्रॉम एनालिसिस। नेक्स्ट जो आ गया लेवल दैट इज सिंथेसिस। गाइस आज हमने थोड़ा ज़्यादा पढ़ना तो वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ब्लॉक 1 के कंप्लीट करने हैं। सिंथेसिस आपका आ गया, इसमें क्या है, ये एग्जैक्टली ऑपोजिट टू एनालिसिस है। एनालिसिस में हमने चीज़ें तोड़ी हैं, इसमें हम एज अ होल देखते हैं, चीज़ों को जोड़ के देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स टू मेक समथिंग न्यू, ठीक है। ये अब सारे पार्ट्स को जोड़ के उसके बाद उसमें से क्या निकलता है, क्या न्यू फॉर्मूला जनरेट होता है, या क्या नया प्रिंसिपल बनता है, क्या कंसेप्ट न्यू समझ आता है, उससे रिलेटेड है हमारा सिंथेसिस। This is ability to bringing ideas together and helping pupil या student to create new ideas, ठीक है। चीज़ों को together करना, bring करना, इकट्ठा करना, bring together. Then specific learning outcomes under synthesis are design, ठीक है। बच्चों को कह दो design something, create, build करो कुछ, develop करो, modify, rearrange करो चीज़ों को, ताकि आपको पता चले कि rearrange करने से कुछ नया निकल के आ रहा है कि नहीं, कुछ generate करो, invent करो, etc. ठीक है। इसके अंडर अगर एग्जांपल मैं देखूं तो डेवलप सम टेक्निक्स और एक्टिविटीज़ टू एनहांस अटेंशन एंड मेमोरी पावर अकॉर्डिंग टू यू। कुछ ऐसी जो है कुछ गेम्स डेवलप करो, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसी टेक्निक्स डेवलप करो जिससे हमारी जो है वो फोकस बढ़े, अटेंशन बढ़े, ठीक है। तो ये इसके अंडर एक लर्निंग आउटकम हो सकती है। तो कोग्निटिव डोमेन में जो हम ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंडर कर रहे हैं, उसमें लास्ट जो और फाइनल जो हमारा पॉइंट है दैट इज इवैल्यूएशन। गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोग्निटिव साइकोलॉजी में जो ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसके बाकी भी दो एस्पेक्ट हैं, दैट इज हमने करा था अफेक्टिव और साइकोमोटर, लेकिन अफेक्टिव साइकोमोटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन हमारे लिए वो कोग्निटिव डोमेन ही है, तो उसी के अंडर हम फाइनल एंड 6 पॉइंट कर रहे हैं, दैट इज इवैल्यूएशन। तो इसमें क्या है, इट इज़ द हाईएस्ट लेवल इन द हायरार्की कोग्निटिव डेवलपमेंट डोमेन, ठीक है। जो हमने डायग्राम की थी ट्रायंगुलर शेप में, उसमें हाईएस्ट जो हमने देखा था कि लोएस्ट टू हाईएस्ट जा रही है थिंग्स, और उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि कम्प्लेक्सिटी के कह लो कि कम्प्लेक्सिटी के मैटर में जो है वो चीज़ें लोएस्ट टू हाईएस्ट जा रही है। तो इवैल्यूएशन जो है वो कम्प्लेक्सिटी के मैटर में सबसे टॉप में आ रहा है। मतलब ये वाले आउटकम हम तभी कहेंगे पॉसिबल है अगर बच्चों ने बाकी जो प्रीवियसली वो सारी अचीव कर ली है, देन दिस विल बी द फाइनल लर्निंग आउटकम। इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, इट इज़ द हाईएस्ट लेवल इन द हायरार्कियल कोग्निटिव डेवलपमेंट डोमेन। ये तो पता ही है, सबसे एंड में आ रहा, तो ये हाईएस्ट है। ऑल द अर्लियर कैटेगरीज आर द प्री रेक्विजिट फॉर दिस कैटेगरी, ठीक है। जो पहली वाली जो हमने की है, क्या क्या किए हैं, सिंथेसिस किया है, एनालिसिस किया है हमने, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, सिंथेसिस किया है, एनालिसिस किया है, देन हमने किया है कॉम्प्रीहेंशन किया है, ठीक है। ये सारे जो पॉइंट्स किए हैं, इनको जो है वो आना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले नॉलेज वाला किया है, ठीक है। इवैल्यूएशन की बात तभी होगी अगर बच्चों ने जो पहले वाले पॉइंट्स हैं उनको अचीव कर लिया है। देन क्या है, it refers to the ability to judge or evaluate the value of concept, material and procedures for a specific purpose, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें बच्चों की वो वाली एबिलिटी होगी जिसमें अब उनमें जज करने की एबिलिटी डेवलप हो चुकी होगी, एंड वो किसी चीज़ को इवेल्युएट कर पा रहे हैं अब, ठीक है। किसी भी कंसेप्ट को, मटेरियल को, या कह लो प्रोसीजर को, टेक्निक को, किसी को भी वो जज कर पा रहे हैं, इवेल्युएट कर पा रहे हैं कि इज इट रेलिवेंट फॉर देम और नॉट। देन आ गया
द स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम जो है वो हमारी इवेल्युएशन से रिलेटेड क्या क्या है। हाँ, जैसे कि जस्टिफाई समथिंग, जज, इवेल्युएट करो, सपोर्ट करो, ठीक है। अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ बोल रहे हो तो सपोर्ट योर दैट स्टेटमेंट, ठीक है। अपने उसमें पॉइंट ऑफ व्यूज बताओ, क्रिटिकली बताओ कि ये कैसे हो रहा है। देन डिटर्मिन करो किसी चीज़ को, किसी चीज़ के ऊपर आर्ग्यू करो। ऐसे क्वेश्चन बच्चों को पुट किए जा सकते हैं अंडर दिस स्पेसिफिक लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन अंडर ब्लूम टैक्सोनॉमी। देन रिलेट करो किसी चीज़ को फर्दर किसी अदर थिंग के साथ। और इसमें एग्जांपल्स कैसी रहेंगी, जस्टिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। ऐसी आप एग्जांपल इसमें लिख सकते हो। जस्टिफाई वर्ड मैंने इसी लर्निंग आउटकम से उठाया, ठीक है। अगर अब हमारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी कॉग्निटिव साइकोलॉजी बोल रही, सॉरी, कॉग्निटिव डोमेन जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी की, वो हमने फिनिश कर ली है। बस ये लास्ट थोड़ा सा देख लो कि 1956 में जो है वो हायरार्की ऐसे ही थी कि लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट जो है वो लेवल है ऐसे इंक्रीज हो रही है डाउन टू अपवर्ड। और ये हमने सारे पॉइंट बारी बारी डिस्कस करे हैं, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। ये कंसेप्ट दिया था 1956 में। लेकिन फर्दर 2001 में ब्लूम टैक्सोनॉमी रिवाइज्ड हुई थी। उसमें भी गाइस सब कुछ सेम ही है, सिर्फ नंबर सिर्फ जो है वो वर्ड चेंज कर दिए हैं। पहले जो वर्ड्स थे वो नाउन फॉर्म में थे और नाउन फॉर्म को एज पैसिव वर्ड्स माना जाता है, जबकि जो फिर चीज़ें जो हैं वो वर्ब फॉर्म में चेंज कर दी गई, क्योंकि वर्ब फॉर्म को इन कंपैरिजन टू नाउन फॉर्म इनको एक्टिव वर्ड्स माना जाता है, ठीक है। नॉलेज को इन्होंने रिमेंबर कर दिया कि जो बच्चों को भी पहले वाला याद है। कॉम्प्रिहेंशन को इन्होंने अंडरस्टैंड कर दिया कि स्टूडेंट्स ने क्या अंडरस्टैंड किया। यही सारी मतलब एबिलिटीज हमने इसमें पढ़ी हैं, सिर्फ नाम थोड़ा सा चेंज किया। एप्लीकेशन को उन्होंने कर दिया कि स्टूडेंट शुड बी एबल टू अप्लाई सम कंसेप्ट, ठीक है, उसको अप्लाई कर दिया। एनालिसिस को इन्होंने एनालाइज कर दिया, इसको भी एज अ वर्ब में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जो मेन चेंज की है वो इन्होंने ऐसे की है कि जो इवेल्युएशन जो पहले टॉप मोस्ट था उसको इन्होंने सेकंड लास्ट कर दिया, और सिंथेसिस जो पहले सेकंड लास्ट था उसको उन्होंने टॉप मोस्ट कर दिया बाय चेंजिंग इट्स नेम सिंथेसिस टू क्रिएट, ठीक है। इसके आउटकम में हमने यही सारे वर्ड किए थे ना, टू डेवलप समथिंग, टू इन्वेंट समथिंग, टू बिल्ड समथिंग और टू क्रिएट समथिंग। तो उसको क्रिएट से, क्रिएटिविटी से रिलेट कर दिया कि चीज़ों को ग्रुप करके, क्लब करके, टुगेदर करके कि बच्चे ने क्या नया क्रिएट किया। और 2001 में जो रिवाइज हुआ था वो उसको हाईएस्ट लेवल पे ले आए थे। बाकी सारा इसमें सेम। आई होप आपको ये जो हमने किया ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो हमने कॉग्निटिव डोमेन की है वो सारा समझ आ गया। तो गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन फर्दर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा जो ब्लॉक 1 का MPC 001 का, दैट इज एक्सप्लेन स्टर्नबर्ग्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट होता है, इसको भी फटाफट से देख लेते हैं हम क्या है। गाइस थोड़ा जल्दी कर रहे हैं हम क्योंकि आपको पता है टाइम हमारे पास कम है, हमारे पास बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं करने को, तो इसलिए। और मैंने पॉइंट्स बनाए ही ऐसे हैं कि आप एक बार सुन रहे हो साथ के साथ तो आपको ये सारा कुछ याद रहने वाला है। बस आप ध्यान से इसको सुनिए और पूरे मन से इसको टाइम दीजिए, ठीक है। तो क्या करने जा रहे हैं स्टर्नबर्ग्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रोडक्शन देख लें। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम USA, ठीक है। USA के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे ये स्टर्नबर्ग। इनकी हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो है वो अप्रोच करने जा रहे हैं। तो इनकी थ्योरी जो है वो थ्योरी बेस्ड ऑन द फैक्ट ह्यूमन माइंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन रेदर देन जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलाई, ठीक है। थ्योरी इस पे बेस्ड है कि ऐसा नहीं है कि वो जस्ट जो उसको क्लूज आउटर वर्ड से मिल रहे हैं सिर्फ उसको यस नो करके बस उसको रिस्पॉन्ड ही कर रहा है। इंस्टेड ऑफ दैट कि प्रॉपर एक प्रोसेस चल रही है उसके ब्रेन में, प्रॉपर इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद जाके कहीं वो रिस्पॉन्ड करता है। तो इस पे रिलेटेड मीन्स इन डेप्थ में चीज़ें जो है वो इन्होंने समझाई हैं।
ठीक है। स्टर्नबर्ग जो 1988 में इन्होंने कहा था, गेव द कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन हिज ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे चीज़ समझने वाली है कि डायरेक्टली इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की जो है वो थ्योरी है, कुछ नहीं है इनकी। ये जो इन्होंने थ्योरी जो मेन दी थी दैट वाज ऑफ इंटेलिजेंस, लेकिन उसी में ही इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच का इन्होंने जिक्र किया है, उसको इंक्लूड किया है। तो देख लेते हैं उसको कैसे इंक्लूड किया है। ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बाय स्टर्नबर्ग। इसको ट्राइआर्किक ही मीन्स है कि 3 पार्ट्स में, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड। तो देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं। अब ये थ्योरी है तो उसकी नेक्स्ट जो पार्ट्स होंगे वो बन जाएंगे सब थ्योरी। तो पहला आ जाएगा इसमें कंपोनेंशियल सब थ्योरी, देन एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी एंड देन कंटेक्चुअल सब थ्योरी। अब देख लेते हैं कंपोनेंशियल जो इन्होंने सब थ्योरी दी थी वो डील करती है हमारी एनालिटिकल इंटेलिजेंस से। ठीक है, जो एनालिसिस वाला पॉइंट जो हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी में भी पढ़ा अंडर, अभी थोड़ी देर पहले कोग्निटिव डोमेन में पढ़ा, उसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी जो है ये फर्दर क्या इंक्लूड करती है, ये हमारी क्रिएटिव इंटेलिजेंस को इंक्लूड करती है। अब गाइस इंटेलिजेंस क्यों इसमें इंक्लूड करती है, क्योंकि थ्योरी है ही इंटेलिजेंस की, इसमें इन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच को इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन मेन जो है ये इंटेलिजेंस की थ्योरी है इनकी, स्टर्नबर्ग की। ठीक है, और फर्दर जो हमारी कंटेक्चुअल सब थ्योरी है वो प्रमोट करती है हमारी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को। ठीक है, जो कंपोनेंशियल सब थ्योरी होगी, जो एनालिटिकल इंटेलिजेंस की एबिलिटी रहती है जिसमें, वो हमें हेल्प करती है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। क्योंकि एनालिटिक्स में हमने देखा था, एनालिसिस में हम क्या करते हैं, चीज़ों को तोड़ के देखते हैं, तो उनको सॉल्व करने में हमें क्या मिलती है, हेल्प मिलती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हमारी डेवलप होती है। एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी हम देखें तो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से भी कुछ सीखते हैं, और प्रेजेंट एक्सपीरियंस जो हम देखते हैं, फिर जब दोनों को रिलेट करते हैं तो कुछ हम क्या निकल के आता है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस निकल के आती है, क्रिएटिविटी हमारी जो है वो निकल के आती है एक्सपीरियंसेस के थ्रू। डील्स विद नॉवल सिचुएशन, क्रिएटिविटी हमेशा किससे डील करेगी, समथिंग नॉवल, समथिंग न्यू। नेक्स्ट कंटेक्चुअल सब थ्योरी जो है, जिसको हमने रिलेट किया था प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस से, कि जो सीखा जो किया उसका फ़ायदा क्या जब तक उसको यूज़ ही ना करना आया हमें। तो कंटेक्चुअल सब थ्योरी फिर क्या हमें सिखाती है, सक्सेसफुली फंक्शन इन वंस इन्वायरमेंट। ठीक है, कि जो भी हमने सीखा उसको सीख करके जो है सक्सेसफुली जिस इन्वायरमेंट में भी पर्सन रह रहा है, सक्सेसफुली उसमें फंक्शन करना। तो स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब थ्योरी जो पार्ट उनके अकॉर्डिंग है, दैट इज कंटेक्चुअल सब थ्योरी। वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मानते हैं। अभी तक हम अपने मेन मुद्दे पे नहीं आए, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच कर रहे हैं, तो वो देखते हैं उसकी जो है वो एंट्री कहाँ पे होगी हमारी, उसकी एंट्री भी गाइस बस अभी होने वाली है। तो फर्दर अब हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट वाज स्टर्नबर्ग्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। ये करने से पहले ये आपको थोड़ा सा बताना ज़रूरी था कि कहाँ से चीज़ स्टार्ट हुई है। अब गाइस जो हमने सबसे पहले कंपोनेंशियल सब थ्योरी की थी, उसी से ही निकल के आती है हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। ठीक है, तो कंपोनेंशियल सब थ्योरी भी फर्दर जो है वो 3 कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ लिया ऊपर कि डील किससे करती है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस से, और फर्दर हमें कैसी एबिलिटी देती है, तो सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, और इसी में इंक्लूड हैं 3 component of information processing, that is our Sternberg's information processing approach. आई होप आपको समझ आ रही हैं चीज़ें। तो पहला इसमें जो कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा मीटा कंपोनेंट। ठीक है, दूसरा रहेगा आपका परफॉर्मेंस कंपोनेंट, और तीसरा रहेगा नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। ठीक है, स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन ऐसे प्रोसेस होती है, और ये जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के कंपोनेंट्स हैं। देख लेते हैं मीटा कंपोनेंट्स में क्या है। मीटा कंपोनेंट हमें बताता है व्हाट टू डू, कि हमें करना क्या है, मीनिंग प्लानिंग क्या है उस चीज़ की। ठीक है, डिसीजन मेकिंग की पावर हमें देता है, हमें प्लान करने की पावर जो एबिलिटी जो देते हैं, दैट इंक्लूड्स इन मीटा कंपोनेंट। फर्दर आ गया परफॉर्मेंस कंपोनेंट क्या है, ये हमें किसके रिगार्डिंग बताता है, ये हमें बताता है परफॉर्मेंस से ही आ गया कि क्या परफॉर्म करना है, एक्चुअली डू इट, कि फर्दर
उसको करना है, ठीक है। पहले इसने बता दिया कि क्या करना है, व्हाट टू डू, परफॉर्मेंस में आ गया कि जो पता चल गया अब करना है उस पर अब हमने एक्शन लेना है, एक्शन टेकन कंपोनेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम एक्शन ले रहे हैं। थर्ड जो नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट है, ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अब हमने पहले देख लिया करना क्या है, अब जो करना था उसको कर भी लिया, और वो करने के बाद हमने क्या लर्न किया, ठीक है। मेक श्योर वी आर ऑल्सो लर्निंग थिंग्स अलोंग द वे, ठीक है। ये जो सारा कुछ कर रहे हैं उसके साथ साथ हम चीज़ें सीख भी रहे हैं। ये किस में आएगा, ये नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट में हमारा इंक्लूड होगा, ठीक है गाइस। आई होप समझ आ रहा है आपको। मैंने इजी टू बहुत कोशिश की है कि इसको इजी वर्ड्स में लिखा जाए और आपको चीज़ें समझ आ सके। वी लर्न न्यू वोकेबलरी वर्ड, ओके, ये तो हमारा एग्जाम्पल में आएगा। अब इन तीनों कंपोनेंट के रिगार्डिंग हम एग्जाम्पल देख लें। जो हमारा सबसे पहले था मीटा कंपोनेंट, वो हमें बताता है व्हाट टू डू, हमें करना क्या है, तो उसके रिगार्डिंग जो एग्जांपल होएगी, प्लान टू रीड अ बुक, हमने प्लान कर लिया कि हमने एक बुक को रीड करना है। नेक्स्ट जो हमारा परफॉर्मेंस कंपोनेंट था, उसमें क्या होगा, अब हमने रीड करनी है, हमने एक बुक ली, वी ग्रैब अ बुक एंड एक्चुअली रीड इट, हमने उसको पढ़ लिया, ठीक है। और नेक्स्ट जो कंपोनेंट है नॉलेज एक्विजिशन, उसमें क्या होगा, उसमें हमने अभी क्या किया, उसमें हमने वी लर्न न्यू वोकेबलरी वर्ड्स व्हाइल रीडिंग, हमने पढ़ते पढ़ते कुछ सीख भी लिया। ये भी हमारा क्या हो गया, कंफर्म हो गया कि हमने न्यू वोकेबलरी वर्ड जो है वो सीखे, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, लर्निंग हुई है और स्टोरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, और हमने न्यू इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया है इन द फॉर्म ऑफ न्यू वोकेबलरी वर्ड्स। तो ये होगी आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। फर्दर इसको थोड़ा सा और पॉइंट इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस इज कंप्राइज्ड ऑफ 3 काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स। जो हमने कंपोनेंट कर लिए हैं, मीटा कंपोनेंट, परफॉर्मेंस कंपोनेंट एंड नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। मेरे साथ रिपीट करो आप भी, तभी कंफर्म होगा आप सीख रहे हो। नेक्स्ट आ गया इंटेलिजेंस इज स्किल बेस्ड एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग मानते थे कि ये जो इंटेलिजेंस है ये स्किल बेस्ड है, ऐसा नहीं है कि कोई पैदा हुआ और वो इंटेलिजेंट हो गया, नहीं। जैसे जैसे उसने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, जैसे जैसे उसने वर्ड को एक्सप्लोर किया, उसने नई नई स्किल सीखी, तो वो उसकी इंटेलिजेंस लेवल भी वैसे वैसे ही बढ़ रहा है। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि कहीं भी रुकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, कि चाइल्डहुड के बाद, एडल्टहुड के बाद या मिडिल एज के बाद ये रुक गया, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जैसे जैसे स्किल्स डेवलप हो रही हैं वैसे वैसे ये हमारी इंटेलिजेंस की प्रोसेस भी चली जा रही है अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग। नेक्स्ट है स्टर्नबर्ग्स मॉडल डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन चाइल्ड एंड एडल्ट लर्निंग, ठीक है। क्योंकि इन्होंने गाइस इंटेलिजेंस को कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जैसे बता दिया है, तो फिर इसीलिए ये चाइल्ड या एडल्ट की लर्निंग में डिफरेंशिएट नहीं करते। वो कहते हैं दोनों सेम ही तरीके से अपने अपने लेवल पे चीज़ें जो है वो सीखते हैं। That was Sternberg's information processing approach. गाइज आपने काफ़ी कुछ कर लिया, आपने कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल कर लिया, ठीक है। आपने फिर ब्लूम टैक्सोनॉमी कर लिया और आपने स्टर्नबर्ग की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच भी कर ली है। हाउ गुड इट इज़, कितना कुछ कर लिया अभी आपने। लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, हमने कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेने हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो लेट्स स्टार्ट हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस में गाइस बहुत बार रिपीट हुआ है। ये शॉर्ट टर्म जो क्वेश्चन है उसमें तो बहुत बार पूछा गया है और कई बार किसी क्वेश्चन के साथ रिलेट करके भी पूछ लेते हैं, जैसे कह लो कि न्यूरल बेसिस ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी के साथ पूछ लिया, ठीक है। यहाँ अलग से ही आपको हिप्पोकैम्पस पूछ लिया, तो फटाफट से देख लेते हैं व्हाट इज हिप्पोकैम्पस। पॉइंट्स में लिखा है इसको क्योंकि इससे ज़्यादा इजीली समझ आएगा और चीज़ें जो ब्रेन में रहेंगी, स्टोर होंगी ज़्यादा टाइम के लिए। तो चलिए पहला पॉइंट इसका देख लेते हैं। ये एक स्मॉल ऑर्गन है जो लोकेट होता है विद इन मीडियल टेम्पोरल लोब ऑफ ब्रेन। ब्रेन का जो मीडियल टेम्पोरल लोब है वहाँ पे ये एक तरह का स्मॉल ऑर्गन है, व्हाट, हिप्पोकैम्पस, ठीक है। तो ये एक इंटीग्रल पार्ट है ऑफ लिम्बिक सिस्टम। हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, ब्रेन का ही एक लिम्बिक सिस्टम है, उसका एक मेन वन ऑफ द मेन पार्ट्स में से है। लिम्बिक सिस्टम क्या है, जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। जो हिप्पोकैम्पस है उसका एक इंटीग्रल पार्ट है।
फर्दर हिप्पोकैम्पस जो है, हिप्पोकैम्पस इज एसोसिएटेड विथ मेमोरी, ठीक है, मेमोरी से भी ये डायरेक्टली जो है वो लिंक्ड है, उससे रिलेट करता है, स्पेशली कौन सी मेमोरी को, लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ हिप्पोकैम्पस जो है वो एसोसिएटेड है, उससे रिलेट करता है। और प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्पेशल नेविगेशन में भी जो ब्रेन की एबिलिटी है, जैसे जो है वो कुछ जो है वो पर्सन्स हैं वो बढ़िया होते हैं कि किसी पिक्चर को डिस्क्राइब करने में, पेंटिंग में, किसी मैप को अच्छे से समझने में, ठीक है, जहाँ किसी कोई एड्रेस है उसको अच्छे से मतलब गूगल मैप पे भी खोल के कईयों को समझ नहीं आता, लेकिन कईयों की एबिलिटी ये बहुत ही अच्छी होती है कि जल्दी से चीज़ों को समझ लेते हैं। उसमें जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा हिप्पोकैम्पस। मीन्स जो हिप्पोकैम्पस वाला उसका जो स्मॉल ऑर्गन है वो काफ़ी डेवलप है, अगर किसी पर्सन की स्पेशल नेविगेशन एबिलिटी काफ़ी अच्छी है तो, ठीक है, इसमें भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हिप्पोकैम्पस। देन पॉइंट है कि डैमेज ऑफ हिप्पोकैम्पस कैन लीड टू, अगर हिप्पोकैम्पस में, ठीक है, जो हमने पढ़ा है कि हमारा कहाँ पे है, टेम्पोरल, जो मीडियल टेम्पोरल लॉब है ब्रेन की, वहाँ पे ये जो मतलब स्मॉल ऑर्गन होता है, अगर इसमें किसी तरह का डैमेज होता है तो हमें कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, हमने पढ़ा ही है कि ये डायरेक्टली रिलेट किससे करता है, मेमोरी से, स्पेशली लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिलेट करता है। तो अगर इसमें किसी तरह का डैमेज होता है तो लॉस होगा, मेमोरी का होगा ही होगा। फर्दर डिफिकल्टी इन इस्टेब्लिशिंग न्यू मेमोरी भी हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ डैमेज टू आवर हिप्पोकैम्पस रीजन, हिप्पोकैम्पस ऑर्गन में किसी तरह का भी डैमेज होता तो। देन डैमेज ऑफ हिप्पोकैम्पस ऑल्सो लीड्स टू एल्जाइमर्स डिजीज, जो एल्जाइमर डिजीजेज होती हैं उससे भी रिलेट करता है हिप्पोकैम्पस का डैमेज। कैसे ये डिस्ट्रॉय कर सकता है आपकी मेमोरी को अगेन, एंड अदर मेंटल फंक्शनिंग को भी ये है कि इसका डैमेज जो है वो अफेक्ट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू सम स्टडीज, कुछ स्टडीज कहते हैं कि जो हिप्पोकैम्पस है वो डज नॉट अफेक्ट पर्सन एबिलिटी टू लर्न न्यू स्किल्स, ठीक है, जो पर्सन न्यू स्किल्स लर्न करता है, कुछ स्टडीज ने ये भी स्टडी किया कि उसको हिप्पोकैम्पस कुछ उसमें अगर डैमेज आ जाता है हिप्पोकैम्पस में, तो अगर कोई पर्सन कुछ नई चीज़ सीख रहा है, लाइक प्लेइंग अ गिटार, ठीक है, और प्लेइंग और लर्निंग अ पर्टिकुलर गेम, तो उसमें जो है वो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा। जबकि कुछ अदर जो स्टडीज़ हैं वो हाईलाइट करती हैं, वो डिस्क्लोज करती हैं कि रोल ऑफ हिप्पोकैम्पस इन लर्निंग एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, के हिप्पोकैम्पस का एक बहुत ही वाइटल रोल है इसमें लर्निंग में और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में। तो ये गाइस आपका हिप्पोकैम्पस के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स थे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये भी। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुए हैं। फर्दर हम देख लेते हैं दैट इज न्यूरो साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी, ठीक है, या ऐसे भी आ सकता है क्रिटिकली इवैल्यूएट द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ लर्निंग, ठीक है गाइस। अगर ये आपको आता है क्वेश्चन, क्रिटिकली इवैल्यूएट द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ लर्निंग, इंपॉर्टेंट है, आ भी जाता है, उतना रिपीट नहीं हुआ लेकिन कई बार हुआ है। तो इसमें आपने क्या करना, हमने पहले जो मेमोरी और लर्निंग की है उसको डिफाइन करना आपने, ठीक है, और जो हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी पे वीडियो है उसमें हमने उसके मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड करे हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी को आपको इसमें अच्छे से डिस्क्राइब करना है। और फर्दर जो हमने स्टेजेस की थी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की, दैट वाज ESR, जो हमारा एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल है, उसको अच्छे से डिस्कस कर देना है, दैट्स इट। नेक्स्ट जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी, कि अगर हम ब्रेन की एक्टिविटीज उससे रिलेट करके देखें तो व्हाट इज लर्निंग एंड मेमोरी। तो गाइस मतलब अगर चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे, इजी वे में समझेंगे, तो ये इतना भी कोई टफ नहीं है, इजी टॉपिक है, आप अच्छे से इसको समझ लोगे। जी स्टार्ट करते हैं। लर्निंग एंड मेमोरी बोथ आर इंटररिलेटेड, ये हमें पता ही है, ये हमने CIP मॉडल जो किया है, कोग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, उसमें भी किया है कि दोनों रिलेटेड है। मेमोरी, विदाउट मेमोरी वी कांट लर्न एनीथिंग, ठीक है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, ये भी हमने किया चीज़ें, ठीक है, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, काफ़ी कुछ रेपिटेशन है इसमें। मेमोरी इज persistence of learning in a state that can be
रिवील्ड एट अ लेटर टाइम। ठीक है, तो मेमोरी क्या है? मेमोरी वो है, मेमोरी इज परसिस्टेंस ऑफ लर्निंग की जो है वो जब किसी चीज़ को कोई चीज़ काफ़ी टाइम से हमें याद है, ठीक है, हमारी माइंड में पड़ी है और हम उसे कभी भी रिट्रीव कर पा रहे हैं, तो वही जो है वो हमारी लर्निंग है। इन द स्टेट दैट कैन बी रिवील्ड एट एनी लेटर टाइम, कि कभी भी हम उसको रिट्रीव कर लेते हैं उस मेमोरी को, तो वो जो मेमोरी है वो हमारे लिए अब लर्निंग का काम कर रही है, क्योंकि हम अपनी वो सीखी हुई मेमोरी को, वो जो स्टोर है अच्छी से जिसे हम जानते हैं, उसे हम यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही सिंपली समझ लो गाइस, जैसे आप जैसे न्यूरो साइकोलॉजिकल बेसिस आप लर्निंग और मेमोरी का कर रहे हो, यहाँ पे अच्छे से आप समझ रहे हो। ठीक है, आपके ब्रेन में ये मेमोरी बन रही है, मैं जो जो बता रही हूँ, यही मेमोरीज को आपने जब फाइनली एक बार रिवाइज करके एग्जाम से पहले वहाँ पे लिख देना है, तो वो हो जाएगा इसका रिट्रीवल। तो यही आपकी लर्निंग, वहाँ पे लर्निंग आउटकम निकल के आएगी कि आपने यहाँ से जो वो पढ़ के जो आपने सीखा है उसको एग्जाम में जाके लिख दिया है। तो ये कोई ऐसा भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली इसको ऐसा ही आप समझो। सॉरी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि स्क्विड जो थे 1987 में, उन्होंने क्या कहा है लर्निंग के बारे में और मेमोरी के बारे में। इनके अकॉर्डिंग लर्निंग हैपन्स व्हेन मेमोरी क्रिएटेड और स्ट्रेंथन्ड। ठीक है, अगेन लर्निंग को कब माना जाएगा कि लर्निंग हैपन हुई है? जब हमने किसी मेमोरी को स्ट्रेंथन किया है और यहाँ क्रिएट किया है। जो फर्दर ऊपर जो हमने पढ़ा है उसी को दूसरे वर्ड्स में यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज द सेलुलर बेसिस ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी। ठीक है, इसको अगर पिक्टोरियल फॉर्म में देखा जाए तो ये ऐसा होगा, पहले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ जो है वो एज इनपुट काम करेंगी, जैसे सेंसरी होगी, चाहे मोटर होगी, कोग्निटिव होगी, ऐसे जो एक्सपीरियंसेस इन्वायरमेंट से हैं वो एज इनपुट आए, वो कहाँ गए? वो न्यूरल एंड साइनेप्टिक मॉडिफिकेशन उनकी हुई। अभी आपको समझ नहीं आएगा साइनेप्टिक क्या है, ये फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। उनकी अभी जस्ट इसको एज अ प्रोसेस देख लो। प्रोसेसिंग इनपुट होगी, उसके बाद प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग कैसी हो रही है? न्यूरल एंड सिनेप्टिक मॉडिफिकेशन चेंजेस जो हो रहे हैं उससे प्रोसेसिंग हो रही है। फर्दर आउटपुट किस फॉर्म में निकल के आएगी? लर्निंग की फॉर्म में, मेमोरी की फॉर्म में एक मेमोरी बन जाएगी, जहाँ कोग्निशन की फॉर्म में कोई भी मेंटल एक्टिविटी आपने सीख ली है, जहाँ फिर आपका कोई बिहेवियर डेवलप हो गया है, दैट विल बी द आउटपुट। ठीक है, ये आपकी प्रोसेस आ गई। अब देखते हैं कि कैसे चीज़ें हो रही हैं विद इन द ब्रेन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसका आगे कि ह्यूमन ब्रेन इज अ 3 पाउंड टिश्यू। ये एक 3 पाउंड का टिश्यू है। ठीक है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। ठीक है गाइस, ये अभी तक भी इंसान जो है इसका 1/4 भी समझ नहीं पाया अच्छे से। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है, इस पर अभी तक भी इंसान बहुत मतलब क्यूरियोसिटी है। ठीक है, न्यूरो साइंस के एक्सपर्ट हैं कि वो इस पर अभी भी स्टडीज हो रही हैं इसमें। तो ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ 100 बिलियन सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। ठीक है, ब्रेन में जो है 100 बिलियन से भी ज़्यादा सेल्स होते हैं जिनको न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स कहा जाता है। ईच सेल मेक्स थाउजेंड्स ऑफ कनेक्शंस विद अदर सेल्स। सबसे पहले तो इतने सारे नर्व सेल्स हैं और फर्दर उससे भी ज़्यादा ये सारे आपस में मिलके कनेक्शंस बनाते हैं। थोड़ा सा समझ लो, इन कनेक्शंस को ही हम कहते हैं साइनेप्टिक्स। ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा था प्रोसेसिंग में, जो साइनेप्टिक मॉडिफिकेशन होती है तब जो है वो प्रोसेसिंग हो रही है। तो साइनेप्टिक क्या है? जो सारे ये न्यूरॉन्स मिलकर जो कनेक्शंस बनाते हैं, दैट इज साइनेप्टिक। Further, these connections from a complicated network, ये जो कनेक्शंस बने हैं ये फर्दर क्या बना रहे हैं? These connections form a complicated network। ये सारे कनेक्शन एक complicated network बनाते हैं that perform all the functions that a human can do। ठीक है, और इन्हीं नेटवर्क्स की वजह से हमारे साथ जो न्यूरॉन्स के आपस में कनेक्शन की वजह से जो नेटवर्क्स बन रहे हैं, उन्हीं से ही देखा जाए तो हमारी सारी जो है वो फंक्शनिंग हो पा रही है। अगर मैं बोल रही हूँ, अगर आप वहाँ बैठ के सुन रहे हैं, तो ये सारा कुछ ये जो है न्यूरॉन्स ने जो हमारे ब्रेन के अंदर नेटवर्क बनाया है, उसी से ही हम ये सारी एक्टिविटीज़ कर पा रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रेन की एबिलिटीज़ क्या क्या है। अ ब्रेन कैन
रिसीव ऑल द सेंसरी इंफॉर्मेशन, वही चीज़ें हैं गाइस, सिर्फ वर्डिंग चेंज है, उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन चेंज है। तो इसको मतलब इसको इजी होके पढ़िए ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। ऐसा बर्डन लेके मत पढ़िए, वीडियो लंबी हो रही है कि आज हम कुछ ज़्यादा ही पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। समझो वही चीज़ें हैं, उनका कहने का तरीका बार बार बदला जा रहा है। क्या क्या करता है ब्रेन, बताइए हमें। रिसीव ऑल द सेंसरी इन्फॉर्मेशन, रिसीव करता है, इंटीग्रेट करता है एंड इंटरप्रेट करता है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है और फिर उसको समझता है, ठीक है, कॉम्प्रीहेंड करता है, अंडरस्टैंड करता है, इंटरप्रेट करता है उसको। देन सेंडिंग द सिग्नल्स टू द होल बॉडी, ये भी ब्रेन का काम है, तभी तो सिग्नल जा रहे हैं। अगर ये कर्सर भी मेरे हाथ से मूव हो रहा है लेफ्ट राइट, तो ये भी इसी से हो रहा है कि मेरे ब्रेन को सिग्नल जा रहा है कि मैंने यहाँ पे लेके आना कर्सर, या फर्दर इस वाले पर्टिकुलर वर्ड पे लेके आना है, ठीक है। तो सारी बॉडी को ये जो है ब्रेन सिग्नल्स देते हैं। नेक्स्ट, एग्जीक्यूट ऑल बिहेवियर्स, मोशंस एंड मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, इसमें भी ब्रेन की पूरी इन्वॉल्वमेंट है। देन ब्रेन कैन लर्न, मेमोराइज एंड बी जॉयफुल और डिप्रेस्ड, ठीक है। ब्रेन क्या, जॉयफुल भी हम ब्रेन की वजह से होते हैं, डिप्रेस्ड भी, ठीक है। और फर्दर इसी से हम लर्न कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ब्रेन इज एन अल्टीमेट चैलेंज, अगर ब्रेन ये इतनी सारी एक्टिविटीज कर रहा है एट अ टाइम, तो इसको समझना क्या है, अल्टीमेट एक चैलेंज है, ठीक है। सिंस 1940s many researches has been done to understand the neural and cellular basis of different functions of the brain, ठीक है। 1940 से ही लोग जो है वो लगे हुए हैं कि जो ब्रेन की डिफरेंट सेलुलर बेसिस है उनको समझने में। तो हमने यहाँ पे लर्निंग और मेमोरी की समझनी है, तो चलो समझते हैं उसका न्यूरल बेसिस क्या है। न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स जो हमने पढ़ा कि 100 मिलियन तक होते हैं ब्रेन में, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन के फंडामेंटल यूनिट्स हैं, कह लो कि इन्हीं के थ्रू ब्रेन जो है वो काम करता है। सबसे छोटा यूनिट जो है वो न्यूरॉन है। जैसे किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे छोटा यूनिट जो है वो ब्रिक को माना जाता है, इन द सेम वे। अभी न्यूरॉन्स जो हैं वो रिसीव एंड देन ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू अदर न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स में है जो वो इंफॉर्मेशन की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है। द पॉइंट, और पॉइंट हमने किया था ना, कनेक्शन इज नोन एज, जहाँ पे दो न्यूरॉन्स कनेक्ट हो रहे हैं उसको हम, उस कनेक्शन को हम साइनेप्टिक बोलते हैं। तो वही चीज़ फिर से रिपीट हो रही है। द पॉइंट वेयर और द जंक्शन वेयर वन न्यूरॉन कनेक्ट करता है वन न्यूरॉन टू अदर टू ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन इज नोन एज साइनेप्स, ठीक है। यहाँ पे एक न्यूरॉन जो है वो दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट कर रहा है और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा है, उस कनेक्शन पॉइंट को, उस जंक्शन पॉइंट को हम बोलेंगे साइनेप्स। गाइस ये मैंने थोड़ा सा, अब इस वाले डायग्राम को छोड़ो, ये मैंने मुझसे ज़्यादा ही बेकार बन गई है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश की है। ये समझो, ये ऐसा थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर होता है किसी भी न्यूरॉन का, ठीक है। तो ये देखो, ये एक अलग से न्यूरॉन है, ये नीचे वाला एक अलग से न्यूरॉन है, यहाँ पे ये ज्वाइन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर हो रही है, और ये ज्वाइंट वाले पॉइंट को ही हम बोलेंगे साइनेप्स, ठीक है। और ये जो मिड वाला पार्ट होता है लाइक अ पाइप ऑफ अ न्यूरॉन, ये न्यूरॉन सेल का इस पार्ट को हम एक्सन कहते हैं, इसी से इंफॉर्मेशन फ्लो करके दूसरे वाले न्यूरॉन में जा रही है, इसको एक्सन कहते हैं, ठीक है। और फर्दर इसको कहते हैं प्री साइनेप्टिक सेल। प्री क्यों कहा, क्योंकि इसने इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया, जिसने इंफॉर्मेशन दी दैट इज प्री, और जिसने इंफॉर्मेशन ली दैट इज पोस्ट साइनेप्टिक सेल, ठीक है। ये हो गया रिसीवर और ये ऊपर वाला हो गया आपका ट्रांसमिटर। इसको बोलेंगे प्री साइनेप्टिक सेल और इसको बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक सेल। और यहाँ पे दोनों मिलके जिस पॉइंट पे दोनों कनेक्ट कर रहे हैं, जंक्शन पॉइंट को बोलेंगे साइनेप्स, और इसके आसपास जो भी साइनेप के आसपास है एरिया उसको बोल देंगे साइनेप्टिक रीजन एरिया, ठीक है। कुछ भी नहीं है, सारी इजी थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट पढ़े, इसको सेंडर न्यूरॉन भी बोल दोगे और इसको आप रिसीवर न्यूरॉन भी बोल दोगे जिसने इंफॉर्मेशन रिसीव की है।
नेक्स्ट क्या हो गया, एट साइनेप्टिक रीजन लर्निंग एंड मेमोरी अकर्स। अब जहाँ पे साइनेप्टिक रीजन बना मीन्स और यहाँ पे कुछ साइनेप्टिक मॉडिफिकेशन हुई हैं और गाइस इसी पॉइंट पे जो हमारी लर्निंग और जो है वो मेमोरी वो अकर होती है। गाइस देखिए हम चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे तो कुछ नया सीख नहीं रहे, ठीक है। अगर एकदम से हमने कुछ देखा, कुछ पढ़ा, ठीक है, कुछ चेंज हुआ हमारे बिहेवियर में कि हम पहले आराम से बैठे थे, अब हमने कुछ चेंज किया बिहेवियर में, तभी तो लर्निंग पॉसिबल हुई है ना। उसी तरह न्यूरॉन्स में भी जब कोई चेंज आता है, इन्फॉर्मेशन एक ने ट्रांसफर की, दूसरे ने रिसीव की, कुछ मतलब साइनेप्टिक रीजन में कुछ मॉडिफिकेशन हुई, कुछ चेंजेस हुई, तभी जो है हमारी लर्निंग और मेमोरी जो है वो अक्कर हुई, ठीक है। फर्दर अब ये आपका न्यूरो बेसिस जो है वो न्यूरल बेसिस लर्निंग मेमोरी का स्टार्ट हो चुका है कि साइनेप्टिक रीजन में ही लर्निंग एंड मेमोरी अकर होती है। द एफिशिएंसी ऑफ द साइनेप्टिक कनेक्शन कैन बी स्ट्रेंथन्ड और वीकन्ड, ठीक है। और अब कह रहे हैं अगर आपको चीज़ को याद रखना है, अच्छे से लर्न करना है, तो आप जो है वो जो साइनेप्टिक कनेक्शन है उसको स्ट्रेंथन कर लोगे, लेकिन अगर आपने उसको भूलना है तो आप उसको वीकन कर लोगे, ठीक है गाइस। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे करने में आपका इंटरेस्ट नहीं है, जिससे आपको डर लगता है, वैसी चीज़, वैसे पास्ट को आप भूलना चाहते हो, वैसी लर्निंग को आप भुलाना चाहते हो, ठीक है। तो उसको बुलाने के लिए आप साइनेप्टिक कनेक्शन को वीकन कर दोगे। लेकिन आप अच्छे से अगर उसको सीखना चाहते हो, आपको बात अच्छी लगी, आप चाहते हो कि फॉर द होल लाइफ में इसको याद रखूं, तो आप जो साइनेप्टिक कनेक्शन को स्ट्रेंथन करते हो, ठीक है। तो इससे क्या बात निकल के आती है कि हम जहाँ तो रिमाइंड द चेंजेस, अगर जो चेंजेस हुए जहाँ उसको रिमाइंड कर सकते हैं, जहाँ उनको फॉरगेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। ड्यू टू दीज चेंजेस एट साइनेप्टिक रीजन जो हमने देखा कि जो चेंजेस हुए हैं साइनेप्टिक रीजन पे, जहाँ पे टू न्यूरॉन्स मिल के उन्होंने कनेक्ट किया है, ट्रांसफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान किया है, उसी चेंज की वजह से जो मेमोरी और लर्निंग हमारी हैपेंड हुई, ठीक है। ड्यू टू दीज चेंजेस एट साइनेप्टिक रीजन मेमोरी लर्निंग हैपेंड और अकर, क्या गाइस। और न्यूरल जो हम कर रहे हैं ये न्यूरल बेसिस ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी, इसी में आपने हैब्स का जो है पोस्टुलेट भी लिखना है, ये भी इसी से रिलेटेड है। जो हैब्स थे उन्होंने पोस्टुलेट दिया था इन 1949, वेरी इजी, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। उन्होंने भी सेम ही बात की थी कि व्हेन देयर इज कनेक्शन बिटवीन, वो बोलते हैं जब ए, मान लो कोई ए न्यूरॉन है और कोई दूसरा बी न्यूरॉन है, ए कौन सा है जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहा है, बी कौन सा है जो उसको रिसीव कर रहा है, तो फिर ए हो जाएगा प्री साइनेप्टिक और बी हो जाएगा हमारा पोस्ट साइनेप्टिक, ठीक है। ये जब दोनों कोरिलेट करने का मीनिंग कि ये जब दोनों मिले तो इन्होंने क्या कॉज किया, स्ट्रेंथनिंग ऑफ साइनेप्स, ठीक है। साइनेप्स जो है उसकी स्ट्रेंथनिंग होगी जब इन्होंने दोनों ने मिलके इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान किया, तो क्या हो जाएगा वो साइनेप्स का जो साइनेप्टिक रीजन है उसकी स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी कि चीज़ें हमें अच्छे से याद हो जाएंगी, रिमाइंड हो जाएंगी, लर्न हो जाएंगी, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर उनमें वो जो दूसरी तरफ अगर ए एंड बी जो ए एंड बी न्यूरॉन ऊपर देखा हुआ, अगर वो अनकोरिलेटेड रहते हैं तो क्या होगा, तो साइनेप जो हमारा साइनेप्स है वो वीकन हो जाएगा। वेरी इजी है, सिंपल है। अगर दो न्यूरॉन कोरिलेट कर रहे हैं मींस वो इन्फॉर्मेशन आपस में आदान प्रदान उनका हो रहा है, प्री ने पोस्ट को इन्फॉर्मेशन दी है, तो साइनेप्टिक रीजन में चेंजेस होंगी और वो रीजन हमारा स्ट्रेंथन होगा, वो चीज़ें हमें याद रहेंगी, ठीक है। और अगर उनमें कोई कनेक्शन ही नहीं बना, उनमें कोई एसोसिएशन ही नहीं हुई, तो हमारा जो साइनेप्टिक रीजन है वो वीकन होगा। अगर हम चाहेंगे ही नहीं कि वैसा कुछ हो, ऐसे कुछ मतलब पास बैड एक्सपीरियंस को हमने याद ही नहीं रखना, तो वो आ जाएगा हमारा वीकनिंग ऑफ साइनेप्स। तो जो ये आपका आ गया हैब्स का पोस्टुलेट। तो गाइस मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इजी टू इजी वे में आपको बताऊं। ये वेरी वन ऑफ द टफ टॉपिक्स समझा जाता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, इसमें मैंने कोशिश की आपको इजीली समझाने की, तो ऐसा भी कुछ टफ नहीं लगा मुझे। तो ये आपने सब लिख देना अगर आपको क्वेश्चन आपका आ जाएगा, डिस्क्राइब द न्यूरल बेसिस ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है, अभी रुकना नहीं है। चाहे 1 घंटे की वीडियो हो गई है, हमने थोड़ा सा और करना है गाइस, आज जो है वो क्वेश्चंस काफ़ी करने हैं। देन डिस्क्राइब एटकिंसन एंड
शिफ्रिन्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हुआ है। जहाँ सिंपल अगर ऐसा भी आ जाए डिस्कस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन लर्निंग एंड मेमोरी, तब भी आपने यही मॉडल को डिस्क्राइब करना। तो देख लेते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में वही चीज़ें रिपीट होती हैं, फिर से वही होगा, आपको इजीली फटाफट से समझ आ जाएगा। ठीक है, एटकिंसन ने, शिफ्रिन ने 1916 में प्रपोज किया था मॉडल को ऑफ ह्यूमन मेमोरी का। इन्होंने मॉडल दिया था कि कैसे जो है वो ह्यूमन मेमोरी डेवलप होती है, कैसे सारी प्रोसेसिंग होती है इंफॉर्मेशन की। ठीक है, इन्होंने बोला था कंसिस्टेड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी स्टोर्स फॉर द शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। इन्होंने ही बात किया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी स्टोर्स, जिसको पहले को हम शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर कहते हैं, दूसरे को लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर कहते हैं। फर्दर इन्होंने बताया था कि लेटर अ थर्ड मेमोरी स्टोर को भी इसमें इंक्लूड किया था, दैट वाज एडेड एज सेंसरी मेमोरी। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग में तो उन्होंने शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी की ही बात करी थी, लेकिन बाद में इन्होंने सेंसरी मेमोरी को भी इसमें ऐड कर दिया था कि ये एक और मेमोरी स्टोर जो है वो एग्जिस्ट करता है इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, एंड दैट इज सेंसरी मेमोरी। तो फिर ये कैसे काम करती है? पर सबसे पहले सेंसरी मेमोरी, देन शॉर्ट टर्म मेमोरी, देन फाइनली इंफॉर्मेशन जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अगर इनका मॉडल की देख ले रिप्रेजेंटेशन, तो गाइज वो ऐसा है कि सबसे पहले इन्वायरमेंट से जो है वो इनपुट इन द फॉर्म ऑफ क्लूज, चाहे वो कोई आपको वॉइस सुन रही है, ठीक है, और ऑडियो क्लू है, जहाँ किसी तरह की आपने विजुअल देखा, वो सारा, या कोई किसी चीज़ को आपने सेंस किया, तो वो सारा जो है वो जाके आपको मिल रहा है कहाँ पे? वो जा रहा है सेंसरी मेमोरी में। सॉरी गाइस, ठीक है, वो आपका सेंसरी मेमोरी में जा रहा है, और फर्दर जो सेंसरी मेमोरी से चीज़ें जा रही हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रही हैं। अब गाइस यहाँ पे क्या क्या चीज़ होती है? यहाँ पे अगर तो उस चीज़ की रेपिटेशन हुई है, आपने थोड़ा टाइम के लिए उसको वहाँ पे रखा है, उसको समझा है, तो वो एनकोड होके, एनकोडिंग मीन्स प्रोसेस होके चीज़ें चली जाएंगी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ठीक है, वो उस पर डिपेंड करती है कि वो चीज़, वो इंफॉर्मेशन आपके लिए कितना ज़रूरी है उसको याद रखना। ठीक है, तब वो चली जाएंगी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अदरवाइज अगर आपके लिए सिर्फ मीन टाइम के लिए ही उसकी इम्पोर्टेंस है और उसकी रेपिटेशन नहीं हो रही, तो वो चीज़ें आपको वहीं के वहीं फॉरगेट हो जाती हैं। ठीक है, और फर्दर जो इसका काम है, जब कोई बिहेवियर आपने पर्टिकुलर या लर्निंग आपने जो है वो सीख ली है, क्योंकि इनकोड होने के बाद इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई है, तो फर्दर अगर आपने अगेन उसको किसी सिचुएशन में यूज़ करना है, तो आप उसको क्या करोगे? रिट्रीव करके ही वो आपका जो है वो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, जहाँ आपको कह लो कि आउटकम मिलेगी, वो भी थ्रू शॉर्ट टर्म मेमोरी ही मिलेगी। ठीक है, इस कंफ्यूज मत होना, इसमें कुछ नहीं है। पहले इन्वायरमेंट से इनपुट मिलेगी, सेंसरी मेमोरी में जाएगी। ठीक है, ये ज़्यादा टाइम तक इसमें रहना नहीं है, ये हाफ सेकंड से लेके 3 सेकंड तक ये रहती है। ठीक है, फॉरगेट हो जाती है यहाँ से चीज़ें बहुत ही जल्दी, क्योंकि इसने आगे भेज दी फटाफट से। वो चलेगी आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। अगेन शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी गाइस, अगर आपने उसको ज़्यादा देर के लिए इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग अगर उसको ज़्यादा देर के लिए शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखा है, ठीक है, उसको प्रोसेस किया अच्छे से, तो फिर वो इनकोडिंग के बाद, या प्रोसेसिंग के बाद आके चली जाएगी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अगर उसमें रिहर्सल हुई है, रेपिटेशन हुई है, तभी जाएगी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अदरवाइज अगर शॉर्ट टर्म के लिए किया, तो ये भी यहीं के यहीं आपको फॉरगेट हो जाएगी। और इन केस फ्यूचर में जब हमने बात की थी प्रोसेस होके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चलेगी, और जब भी आपने उसको रिकॉल करना है, उसको फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी आपको कि वो इन्फॉर्मेशन, वो पर्टिकुलर लर्निंग को अभी आपने यूज़ करना है, तो आप उसको रिट्रीव भी कर सकते हो फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो वो फिर से आपका एक बार शॉर्ट टर्म मेमोरी में आएगा रिस्पॉन्स बनने से पहले। ठीक है, जो भी जिस सिचुएशन में आपको अप्लाई करने के लिए जिस फॉर्म में वो चाहिए, उस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगी एज अ रिस्पॉन्स, और एज अ कोई भी लर्निंग कह लो, आउटकम आपके बन के आ जाएगी। आई होप आपको समझ आ रहा है।
ठीक है, तो गाइज इसमें भी हमने सेंसरी मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी तीनों को अच्छे से डिस्कस करना है, जो हमने पहली वाली वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ पे मैंने हार्डली एक 2 से 3 पॉइंट लिखे हैं, लेकिन आपने सारा कुछ लिखना है जो हमने पहली वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं, जैसे सेंसरी मेमोरी की ड्यूरेशन कितनी रहती है, लगभग हाफ से 3 सेकंड तक की। इसकी कैपेसिटी क्या क्या होती है, इसके अंदर सारे सेंसरी एक्सपीरियंसेस आते हैं, ठीक है। इसकी कैपेसिटी काफ़ी लार्ज होती है। वी कैन हियर, टॉक, स्मेल, थिंक एंड एक्सेट्रा, सारी चीज़ें एक साथ ही होती हैं, लेकिन वो हमारे मतलब कह लो कि अटेंशन पे डिपेंड करता है कि हमने किसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, किस पे पर्टिकुलर हम फोकस करना है, वो हमारी अटेंशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट एनकोडिंग इसमें कैसी होती है सेंसरी मेमोरी में, ये सेंस स्पेसिफिक होती है, ठीक है। साउंड की एनकोडिंग डिफरेंट वे से होगी। कोई इमेज है तो उसको जो है वो डिफरेंट तरीके से सेंसरी मेमोरी जो है वो चेंज करके फर्दर ब्रेन को भेजेगी। अगर कोई सेंस किसी चीज़, हमें कोई चीज़ गर्म लग रही है तो ठंडी लग रही है, तो उसको अलग से सिग्नल को जो है वो एनकोड करके, या कह लो कि चेंज करके ब्रेन को भेजेगी। तो ऐसे उस सेंसरी मेमोरी में एनकोडिंग होती है। लेकिन गाइस सेंसरी मेमोरी के हमने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं, वो आपने यहाँ पे अप्लाई करने हैं व्हेन यू विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन द एग्ज़ाम। उसको फॉरगेट मत करना कि सिर्फ यही लिख के आना है। मैं रिपीट नहीं करना चाहती थी वो सारा कुछ फिर से, वो आपने वहाँ पढ़ चुके, इसलिए मैंने छोड़ दिया। सिमिलरली शॉर्ट टर्म मेमोरी की ड्यूरेशन देख लो, 0 से 18 या 20 सेकेंड तक ही रहती है। कैपेसिटी इसकी होती है एट अ टाइम 5 to 9 आइटम्स जो है वो रहते हैं याद, जिसको हमने मिलर मैजिक नंबर से डिस्कस किया था शॉर्ट टर्म मेमोरी में। वो आपने सारा कुछ यहाँ पे लिखना है। एनकोडिंग मेनली इसमें ऑडिटरी एनकोडिंग ही होती है इसमें मेनली। प्रोसेसिंग बाय ऑडिटरी एंड प्रोसेसिंग इसमें कैसी होती है, बाय ऑडिटरी, वर्बल और विजुअलाइजेशन कैसे भी इसमें चलती है। एनकोडिंग जो है वो मेन गाइस ऑडियो इसलिए बोला कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में जब हम बातें चलती हैं तो ब्रेन के अंदर हम खुद से बात कर रहे होते हैं, इसलिए इसको ऑडिटरी रखा है। और प्रोसेसिंग कैसी होती है, बाय ऑडिटरी, वर्बली और विजुअलाइजेशन, किसी भी तरह की है वो इसमें प्रोसेसिंग होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। नेक्स्ट आ गया हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी की ड्यूरेशन अनलिमिटेड है, कैपेसिटी अनलिमिटेड है। ये आप पे डेवलप करता है, आप कितना इजी वे में चीज़ों को सीख रहे हो, कितना इंटरेस्ट लेके सीख रहे हो, ठीक है। बाकी सारे बर्डन को, लोड्स को हटा के सीख रहे हो, तो उस पर डिपेंड करता है, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब गाइज यहाँ पे हम 5 मिनट की वीडियो भी मैं बना सकती थी, लेकिन 1 घंटे की बना दी है। कैपेसिटी के अकॉर्डिंग खुद को समझाया, कैपेसिटी को डेवलप किया कि नहीं आज हमने इतना करना ही है, उन चीज़ों को ब्रेन में डालना ही, उसको याद रखना ही है, ठीक है। विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी स्ट्रेस पढ़ रहे हैं तो इसीलिए पढ़ा जाता है। एनकोडिंग जो इसमें मेनली कैसी होती है, सिमेंटिक होती है। सिमेंटिक मीन्स गाइस हम चीज़ों के मीनिंग को ही हमने लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करा होता है ज़्यादातर, ठीक है। कोई भी इंसिडेंट अगर हमारे सामने हुआ है, अगर कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आई है और इन पास्ट भी अगर हम उसको फेस कर चुके हैं, तो वो एज अ सिमेंटिक ही हमारे माइंड में याद मतलब रहती है कि जब पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था तो इसके क्या सर्कमस्टांसेस निकल के आए थे, और अब अगर वो वैसी ही सिमिलर थिंग हमारे सामने आ रही है तो अब कैसे सर्कमस्टांसेस हैं। तो मेनली जो है वो सिमेंटिक वे में मीन्स वर्ड के या सिचुएशन के मीनिंग ही हमारी जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में पड़े होते हैं। नेक्स्ट प्रोसेसिंग इसमें कैसे होती है, अकॉर्डिंग टू मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन ही ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी प्रोसेस करती है। उसी के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करती है कि क्या उसका कोई कह लो कि मीनिंगफुल है वो इन्फॉर्मेशन, जहाँ उसकी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, इसी पे बेस्ड होती है स्टोरेज ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। इस कोई भी हमने फुल फ्लैज डिस्कस किया हुआ है, जहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएट किया है बिटवीन शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। वीडियो आई थिंक इस वीडियो से एक या दो वीडियो पहले मैंने अपलोड की थी गाइस, देख लेते हैं कितना और हमारा बच्चे। मैंने कोशिश करनी है आज। हाँ तो गाइस ये बिल्कुल ये लास्ट ही थ्योरी है हमारी और बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी है, तो इसको हम कर लेते हैं।
एटकिंसन हमने ख़त्म कर ली, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। उसके साथ हमने ये लास्ट थ्योरी करनी है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की, दैट इज़ वॉग एंड नॉर्मन्स मॉडल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको सिंपली ऐसा आ जाना कि डिस्क्राइब प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, तब भी आपने वॉग एंड नॉर्मन्स का ये मॉडल ही डिस्क्राइब करना है। तो गाइस अगेन बहुत बार रिपीट हुआ है, ये मैंने देखा है लास्ट 10 ईयर में, तो इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। पॉइंट्स में किया है ताकि चीज़ें अच्छे से हमें याद रहें। फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया इसका, फर्स्ट मॉडर्न मॉडल ऑफ ह्यूमन प्रोसेसिंग। और ये ठीक है, ये जो हमने लास्ट की है एटकिंसन की, उससे भी पहले आई है, ये सबसे फर्स्ट मॉडल है ऑफ ह्यूमन प्रोसेसिंग और डेवलप किया था इसको वॉग एंड नॉर्मन ने इन 1965। ये थ्योरी जो है वो ड्यूलिस्टिक है, मतलब दो तरह के मेन कंसेप्ट को बताती है। ड्यूलिस्टिक मीन्स दो तरीके से, एक ये प्राइमरी मेमोरी में डिस्कस करती है हमारी ह्यूमन प्रोसेसिंग को, दूसरा ये उसमें इंक्लूड करती है सेकेंडरी मेमोरी को। प्राइमरी मेमोरी कहीं ना कहीं रिलेट करती है शॉर्ट टर्म स्टोरेज से या शॉर्ट टर्म मेमोरी से, और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो रिलेट करती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी से। ठीक है गाइस, मैंने शुरू से ही बताया था कि इसमें रेपिटेशन बहुत है चीज़ों की, हम देखने स्टार्ट करने से पहले ही डर जाते हैं कि पता नहीं क्या है इसमें, लेकिन जब आप ध्यान से पढ़ते हो तो आपको खुद ही पता चलता है कि रेपिटेशन से ही कई चीज़ें आपको याद रह जाएंगी, और फाइनली सिर्फ एक नज़र ही मार के जाओगे ना आप नोट्स को फाइनल एग्जाम के टाइम, तो आपको फटाफट से चीज़ें रिकॉल होंगी। ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं रहेंगी, आपको याद रहेंगी चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, प्राइमरी मेमोरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो है, जो हम कर रहे हैं वॉग एंड नॉर्मन की थ्योरिया, उनके अकॉर्डिंग वो कहते हैं जो प्राइमरी मेमोरी है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। इसका कोई लेना देना नहीं है, उससे कनेक्टेड नहीं है, ये अपना इंडिपेंडेंट है। इनका मॉडल कैसे काम करता है, कहता है कि बाहर से कोई क्लू, कोई स्टिमुलस आया प्राइमरी मेमोरी में, अगर तो रिहर्सल हो गई तो सिंपली वो चीज़ चली जाएगी सेकेंडरी मेमोरी में, अगर रिहर्सल नहीं हुई तो वो इन्फॉर्मेशन हमें फॉरगेट हो जाएगी। ये उनका सिंपल मॉडल था। सॉरी। देन जो उनके अकॉर्डिंग किनके अकॉर्डिंग, वॉग एंड नॉर्मन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या है, जो शॉर्ट टर्म स्टोरेज है सिस्टम है, और जो हमारी जहाँ इसको जो प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, हैज़ वेरी लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज। इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है प्राइमरी मेमोरी की वो बहुत ही लिमिटेड है, ये हमें पहले ही पता है, इसीलिए इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं। द लिमिटेड कैपेसिटी वॉज नॉट ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि टाइम मतलब निकल गया, थोड़े टाइम के बाद इसको भूल गया, ये टाइम लिमिट की वजह से कह लो नहीं है इसकी लिमिटेड कैपेसिटी। ये लिमिटेड कैपेसिटी ऐसे है, बट ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मेमोरी विद द न्यू मेमोरी। इसकी लिमिटेड कैपेसिटी इसलिए है क्योंकि इसमें लगातार जो है वो ओल्ड मेमोरी न्यू मेमोरी से डिस्प्लेस हो रही है, दैट्स वाई इट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बताया, वॉग एंड नॉर्मन ने अपनी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में, कि जो प्राइमरी मेमोरी है कैन बी कंसेप्चुलाइज्ड एज अ स्टोरेज कंपार्टमेंट लाइक वर्टिकल फाइल। ठीक है, इन्होंने कह दिया कि ये एक वर्टिकल फाइल के साथ हम अपनी प्राइमरी मेमोरी को जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। गाइस सिंपली अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट्री फाइल है तो आप उससे अपनी प्राइमरी मेमोरी को रिलेट कर सकते हैं कि अगर आप लगातार डिग्रीज करी जा रहे हैं, ठीक है, आप लगातार कंपटीशन में जा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के आप मतलब कह लो कोई सेमिनार्स अटेंड कर रहे हो तो आपको सर्टिफिकेट्स हो रहे हैं, तो आपकी जो डॉक्यूमेंट्री फाइल है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो उसकी क्या हो रही है, उसकी स्टोरेज ख़त्म हो रही है। अब आपने देखा कि इसकी स्टोरेज ख़त्म हो रही है, तो अब आप देखोगे कि जो उसमें थोड़ा सा आपको लगेगा कि इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसको निकाल के आप इम्पोर्टेंट वाले सर्टिफिकेट उसमें डालोगे। ठीक है, तो वो स्टोरेज कैसे बनी, जब आपने ओल्ड इन्फॉर्मेशन को न्यू इन्फॉर्मेशन से रिप्लेस किया, तो ये इसीलिए इसको वर्टिकल फाइल से इसको कंसेप्चुलाइज करते हैं। फर्दर इंफॉर्मेशन दैट इज रिहर्सल्ड रिमेन इन द प्राइमरी मेमोरी, ये हमने पहले भी कर लिया, जो तो रिहर्सल होगी वो यहाँ पे रहती है, यहाँ पे रहेगी तभी आगे सेकेंडरी मेमोरी में जाएगी, और जिसमें रिहर्सल नहीं हुई, जिसमें रेपिटेशन नहीं हुई, वो आपकी फॉरगेट हो जाती है। Then rehearsal also cause the information to be transferred to secondary memory। अगेन वही, अगर रिहर्सल होगी है, बार बार रिवाइज होगी है कहाँ पे, प्राइमरी मेमोरी में, तभी वो जाके लॉन्ग टर्म मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी में जाएगी। अगेन सेकेंडरी मेमोरी हैज़ नो कैपेसिटी लिमिटेशन। अगेन जैसे हमने
लॉन्ग टर्म मेमोरी की कैपेसिटी देखी थी कि अनलिमिटेड कैपेसिटी है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने उसको कितना कैसे बढ़ाना है। अगर लोड लेके काम करोगे, किसी का स्ट्रेस लेके करोगे तो वो होने वाला नहीं है। फ्री होके काम करोगे, ब्रेन को एकदम खुला रख के काम करोगे, टाइम टू टाइम, ये नहीं लगातार उसे काम ही लेना, टाइम टू टाइम उसको रेस्ट भी दोगे, तो हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, कोई भी इसकी जो है वो लिमिट नहीं है, लॉन्ग सेकेंडरी मेमोरी की या लॉन्ग टर्म मेमोरी की। रिकॉल और रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इन प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और बोथ। गाइस ये भी चीज़ बहुत ही क्लियर है कि अगर हमने स्टोर सेकेंडरी मेमोरी में पड़ी हुई इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना है, फिर से वापस उसको याद करना है, तो उसमें हमें प्राइमरी मेमोरी की इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए, सेकेंडरी मेमोरी की इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए, और दोनों की भी साथ में चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर है, अगर उसको रिकॉल करना है तो वो कहाँ आएगी, पहले प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में आके वो फिर से उस पर प्रोसेसिंग होगी, तभी वो बाद में जो है हमारा क्या वो रिस्पॉन्स निकल के आएगा, जब जैसी भी सिचुएशन में जिस फॉर्म में भी हमने उसको यूज़ करना है उस फॉर्म में हमें मिलेगी। तो दैट्स ऑल अबाउट वॉग एंड नॉर्मन्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी approach of information processing. That's it guys। हमने जो है ब्लॉक 1 को बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, जितने भी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने उसको अच्छे से पढ़ा है। और गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, थोड़ी सी लंबी है लेकिन अच्छे से गाइस चीज़ें करोगे तो बहुत ही रेपिटेशन है चीज़ों में और आपको इजीली चीज़ें जो है वो समझ आ जाएंगी। तो मेरी कोशिश है फर्दर MPC 006 पे और 5 पे भी मैं काम कर रही हूँ, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है या जो स्टैट है इन साइकोलॉजी में। लेकिन गाइस जब तक आप वीडियोज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करोगे चैनल को, तब तक मुझे उतनी मोटिवेशन नहीं मिलेगी फर्दर काम करने की। तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है, तो अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। और कोई क्वेरीज हैं या कोई मिस्टेक हो रही है मेरे पढ़ाने में, जब मैं इसको कैसे फर्दर इम्प्रूव करूँ उसके रिगार्डिंग भी मुझे कमेंट करके बताओ। और आई होप कि आप अच्छे से हम सारे प्रिपरेशन करेंगे और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे। So guys, at the end please keep studying and keep smiling. Bye.